नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गन्ना समिति के अध्यक्ष श्री राजन सिंह जी बैठे हुए हैं। आज हम उनसे खेती किसानी से जुड़ी चीजों को जानेंगे और भाजपा के नेता भी हैं। सर्वप्रथम सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आप सभी मित्रों को। आप राजनीति के साथ साथ खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं और हाल ही में एक प्रकरण नजर में आया है कि जो चिलोरिया फैक्ट्री है उसको दिवालिया घोषित करके बंद कर दिया गया है। इस पर क्या कहना है आपका? चिलोरिया चीनी मिल विगत करीब 12-13 वर्षों से जी किसानों का पेमेंट लगातार नहीं कर पा रही है। इस साल का दूसरे वर्ष, फिर दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष, ऐसे ही बीच में करीब 2-3 वर्ष का हो गया था, इकट्ठा हो गया। किसानों का पेमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जब से 17 में भाजपा की सरकार आई तो उसने जो है पेमेंट की रफ्तार बढ़ाई। उस समय 3 वर्ष का था, 17 में इनका बकाया 3 वर्ष का था। हमारे पास नोट भी है सब कि किस सन में 2012-13 में इनका 12 करोड़ 74 लाख रुपया किसानों का बकाया हो गया था। फिर 13-14 में 57 करोड़ 87 लाख हो गया। 14-15 में 77 करोड़ 91 लाख 86 हजार रुपया इनका बकाया हो गया। 15-16 में 73 करोड़ 97 लाख 94 हजार रुपया। 16-17 में 84 करोड़ 73 लाख 87 हजार रुपया बकाया हुआ। जब भाजपा की गवर्नमेंट आई उसमें 84 करोड़ रुपया बकाये में मिला था, जिसको किसानों की देनदारी और किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान उस समय तक चीनी मिल नहीं कर पाई थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि जब 12-13 में शायद बसपा की सरकार थी तो उस समय थोड़ा कम था, लेकिन जब 13-14 और 14-15 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो यहां से मेरी जानकारी के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपया वो सिंभावली, इनकी 3 फैक्ट्रियां हैं सिंभावली की, तो 50 करोड़ रुपया यहां से वहां ट्रांसफर कर लिया था। इस वजह से किसानों का पैसा भुगतान नहीं हो पाया और सरकार का उस समय या तो चीनी मिलों पर सही से दबाव नहीं था। भाई चीनी मिलों के भुगतान की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, गन्ना समिति की होती है। तो उस समय की सरकार और गन्ना समिति का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मैं भी था उस समय डायरेक्टर, मैं भी था, तो हम लोगों ने जिम्मेदारी कायदे से निभा नहीं पाई, इसीलिए इतना किसानों का जो है बकाया हो गया। चलते चलते आज तक इस समय 1 अरब करीब 5 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है, जिसमें कुछ 23-24 का है करीब 8-10 करोड़ रुपया और 94-98 करोड़ रुपया इस वर्ष का है 24-25 का। तो ये हम लोग देख रहे थे कि और जो है चीनी मिल और बैंक का कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है तो उन्हें रिसीवर नियुक्त कर रखा है। तो अब तो 3 जगह, एक मालिक हो गया, एक रिसीवर हो गया और दूसरे जो है उसमें जो कर्मचारी हैं वो 3 जगह 3 हिस्से में बट गए और दिवालिया भी घोषित हो गई। तो किसानों का गन्ना उसको देना अब उचित नहीं था। रही गन्ना मूल्य की बात, तो गन्ना मूल्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिल चुका हूं और जिला गन्ना अधिकारी, जिले के सभी माननीय लोग, विधायक जी लोग, हमारे सांसद जी, ये सब लोग उस दिशा में प्रयासरत हैं। गन्ना समिति भी प्रयासरत है और जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान कराया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, मैंने भी सोशल मीडिया पे आपकी फोटो देखी थी जिसमें आपने गन्ने को लेकर के वहां जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी। क्या उस समय आपने इस फैक्ट्री के बारे में उल्लेख किया था मुख्यमंत्री से? देखिए, मैं गन्ना समिति का चेयरमैन, तो हमारा तो मुख्य मुद्दा किसानों का ही रहेगा और वो भी गन्ने से संबंधित। तो मैं गन्ने की बात को ही लेकर के उनसे मिला था चिलोरिया चीनी मिल के संबंध में और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो चीनी मिलें बकाया हैं, किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं, उनके क्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो किसानों के मूल्य भुगतान पर ही निर्भर होगा। जितना वो मूल्य भुगतान जिस तरीके से प्रतिशत में की होंगी तभी उनको जो है गन्ना क्षेत्र का आवंटन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने 5 मई को प्रदेश की गन्ना
समीक्षा बैठक की थी अपने आवास पर, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया था। मैं अधिकारियों से लगातार, गन्ना आयुक्त से, प्रमुख सचिव से, माननीय गन्ना मंत्री जी से लगातार इस संबंध में मिलता रहा और उस बात का मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने का और जो प्रमुख सचिव और हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी पत्र इस संबंध में लिखा था कि जो चीनी मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं, चाहे वो गोंडा की हो चाहे बहराइच की हो, उनको गन्ना किसानों का आवंटन ना किया जाए। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बात पे कायम रहे और उसी विषय को लेकर के गन्ना आयोग ने इनका सेंटर जो क्षेत्र एरिया था और जो सेंटर था वो काट करके अन्य चीनी मिलों को दिया। आपने भी भुगतान शब्द का नाम लिया, तो ये बताइए कि जो वहाँ के किसान है उस फैक्ट्री से जुड़े हुए थे, तो जिन लोगों का, जिन किसानों का जो है पैसा बकाया है उसका भुगतान अब कैसे किया जाएगा, उसकी भरपाई कैसे होगी? तो जिन किसानों का पैसा बकाया है वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, रिसीवर जो नियुक्त है, वो जल्द से जल्द सुनवाई होकर के फाइनल हो जाएगा। और ये जिम्मेदारी मूलतः तो गन्ना समिति की होती है, क्योंकि किसान जो है गन्ना समिति का ही सदस्य होता है और गन्ना समिति के माध्यम से ही वो चीनी मिल को देता है। चीनी मिल से किसान का कोई सीधे संपर्क नहीं है। अगर वो सीधे चीनी मिल को देना चाहे तो वो नहीं दे पाएगा। जब तक वो गन्ना समिति का सदस्य नहीं होगा तब तक गन्ने की सप्लाई नहीं कर सकता है। तो मेन जिम्मेदारी तो गन्ना समिति की ही बनती है कि उस समय जो फैसला आज हुआ है ये अगर 12-13 में या 14 से 17 की सरकार में हो गया होता तो इतनी विकट परिस्थिति ना आती। अगर चीनी मिल उसी समय इतना कठोर फैसला लिया गया होता तो हो सकता है चीनी मिल दबाव में आकर के भुगतान भी कर देती। लेकिन अब तो रिसीवर नियुक्त है और तीसरे पक्ष के पास चीनी मिल चली गई है, तो जैसे फैसला होगा जल्दी जल्दी फैसला होगा। सुनवाई भी है मेरे ख्याल से 4 तारीख को उसकी सुनवाई है और जल्दी जल्दी फैसला हो जाएगा। यानी कि आप लोग जो है कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। हाँ, कोर्ट के आदेश, जैसे कोर्ट में ना होता मामला तब तो हम लोग जिम्मेदार थे कि हम लोग दिलाते और दिलाने के लिए आज भी जिम्मेदार है। पैसा तो मिलेगा, जल्दी जल्दी मिलेगा। आपने 17 से पहले का उल्लेख किया। विपक्ष का कहना यह है कि जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी लगातार चीनी मिल काम कर रही थी, भाजपा की सरकार में ही चिलोरिया मिल बंद हुई है, उसको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? नहीं, जैसे लगातार काम क्या हम मतलब इस बार भी हम चाहते तो अलॉट कर देते उनको गन्ना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है ना। मैं गन्ना समिति का चेयरमैन हूँ और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो है जैसे गन्ना किसान बेचे उसके 15 दिन के अंदर ही भुगतान हो जाए। तो ये उस समय के लोगों ने जिम्मेदारी नहीं समझी। गन्ना तो हम भी अलॉट कर देते, वो पैसा देते, फिर 3 साल का बकाया हो जाता। तो ये हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझे और इस बार गन्ना बिकेगा। हो सकता है जिस दिन चीनी मिल का फीता कटे उसके 2 दिन पहले से तौल होने लगती है, तो उस दिन ही 2 दिन का भुगतान आ जाएगा चिलोरिया क्षेत्र के किसानों का। जो वहाँ के मूलतः किसान हैं, जो वहाँ खेती किसानी करते हैं, चिलोरिया के आसपास जो गांव जुड़े हुए हैं, जो चिलोरिया में गन्ना बेचते थे, उनको आप कैसे इधर उधर एडजस्टमेंट करेंगे? कैसे उनको पार्ट में या कैसे सेक्टर बना करके कैसे आप लोग जो है उनका समावेश करेंगे अन्य फैक्ट्रियों में? देखिए, जैसे आदेश हुआ है वो आदेश के ही साथ जो है एक आदेश और जारी होता है जिसमें क्रय केंद्रों का आवंटन होता है। उसमें क्रय केंद्र में किसी क्रय केंद्र में 10 गांव, वो सुविधा अनुसार, किसानों की सुविधा अनुसार जिला गन्ना अधिकारी और हमारे सचिव और प्रदेश स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो उन्होंने बैठ करके किसानों की सुविधा अनुसार गांव का आवंटन क्रय केंद्र में कर दिया है और उसकी सूची भी आ गई है, प्रकाशित हो गई है। उसी आदेश के साथ जो है सूची भी प्रकाशित है। जैसे आपने खेती किसानी की बात करी, जैसे आपने खेती किसानी की बात करी, तो खेती किसानी में अभी मैं जब आया तब पता चला आप जो है खेत में काम कर रहे हैं। तो खेत में काम कर रहे थे, तो क्या आप, जैसे भाजपा की सरकार कहती है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, उनकी कमाई का जो है वेतन बढ़ा दिया जाएगा, क्या आपने जो केला लगाया था इस बार, क्या आपको मुनाफा हुआ उसमें? भाई केला की बात सर बताना, पार्टी वाइज ना बताना। केला की बात जहाँ तक है इसका सरकार के द्वारा, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण है नहीं। ये तो उपज के आधार पर ही इसका मूल्य निर्धारण होता है। कभी उपज बहुत ज्यादा हो गया तो मूल्य कम हो गया,
कभी उपज कम हुआ तो मूल्य अधिक हो गया। जैसे पिछले साल जो है 23-24 में जो केला जिन लोगों ने बो रखा था उन्होंने 25 रुपए का रेट पाया। इस बार तो 1.5-2 रुपए में मिला, 1 रुपए में भी नहीं मिला। किसी ने 15 भी बेचा है, मैंने 14 बेचा है थोड़ा बहुत। तो ये तो उपज के आधार पर निर्धारित, इसमें सरकार का कोई यानी लेना नहीं है। अगर केला ज्यादा पैदा हो गया हाँ, तो उसकी मूल्य कम हो जाएगा, मूल्य कम हो जाएगा। और अगर कम पैदा हो तो उसकी मांग ज्यादा बढ़ती है। मांग के आधार पर ही इसका जो है मूल्य निर्धारण। जैसे आप लोगों के द्वारा कहा जाता है कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, लेकिन आपने भी देखा होगा कि किसानों को किस तरह से जिल्लत झेलनी पड़ी है खाद के लिए। तो कुछ आपके पास ऐसी स्कीम है कि जो आप अभी तक झेल रहे हैं, उससे निजात किसानों को कैसे दिलाएंगे आप? देखिए, खाद की तो मारामारी मेरे ख्याल से पहले भी रहती थी ज्यादातर, और हमने देखा कि हमारी गन्ना समिति में जितना आवंटन पहले खाद का होता था, और मतलब एक लक्ष्य होता है ना कि 500 बोरी बेचना है, 1000 बोरी बेचना है, तो मुझे जहां तक याद है कि इधर 10 साल में जितनी खाद बटी होगी उससे ज्यादा खाद मैंने स्वयं इस बार बटवाई है। तो खाद मुझे लगता है कि किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में पहुंची है। हाँ, कहीं कहीं दिक्कत हुई होगी, और ये तो एक प्रक्रिया है, जब ज्यादा मांग बढ़ जाती है तो लोग फिर लगा देते हैं। और एक साथ ही जैसे गेहूं में या उसमें धान में खाद डालना है तो वो 8-10 दिन का एक समय होता है कि खाद डालना है, तो किसान पहले तो खरीद के रखता नहीं है। बड़े किसान भले ही रख ले, लेकिन छोटे किसान नहीं रखते हैं, तो उस समय लोग ज्यादा संख्या में वहां पहुंचते हैं, इसलिए भीड़ दिखाई देती, खाद सबको मिलेगी। समाचार पत्रों में लगातार सुनने को आया है कि लोग भीड़ में खड़े रहे, बेहोश हो गए, गिर गए, इस तरह के जो है खाद की लाइनों में लगे लोगों को। तो आपकी सरकार 10 साल हो गए लगातार काम करते हुए, लेकिन अभी इस पर पूर्ण रूप से निजात नहीं दिला पाई है। तो क्या इसको आप सफलता मानते हैं या इसको फेलियर मानते हैं? नहीं, खाद तो पूरी मात्रा में है भैया, खाद पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, ये हो सकता है कहीं अधिकारियों से आवंटन में कहीं दिक्कत हो गई हो, आवंटन में भी दिक्कत हो सकती है, कोई समिति या कोई कर्मचारी की अव्यवस्था के कारण ऐसा हुआ हो। नहीं तो खाद मुझे लगता है कि आप जानकारी लीजिएगा जो जिला पर जो खाद के जो अधिकारी होंगे कि हर वर्ष से ज्यादा इस बार खाद बची है। जितना लक्ष्य होता था उससे 2 गुना 3 गुना खाद ज्यादा बटी है, और खाद का बहुत ज्यादा अंधाधुंध प्रयोग भी तो दुष्कारी है, खेती के लिए जो है उसके दुष्परिणाम भी निकलते हैं। आपकी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उसके बाद में एक लखनऊ में घटना घटित होती है। एक दलित व्यक्ति को, शायद आपने भी सुना होगा कि एक दलित व्यक्ति को पेशाब चटाया जाता है। वो बुजुर्ग था, थोड़ा बीमार था, उसको ही पेशाब हो जाता है। तो उस पर अभी भी लगातार कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप लोग आगे क्या करने वाले हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो? भैया, मुझे तो नहीं लगता है कि आज भी कोई ऐसी घटना कर सकता है। ये दुष्प्रचार ज्यादा संभव है, ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसी मानसिकता के लोग, या मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा भी होगा कि जो है इतनी नीच घटना करे। ये दुष्प्रचार मुझे ज्यादा लगता है कि गलत रूप से इसका जो है प्रचार प्रसार किया जाता है। इसका मतलब कि ये एक तरीके से जो है, हाँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये भी संभव है कि क्या मतलब इतना भी कोई कुछ कर सकता है। आज मुझे नहीं लगता, या तो सब पागल ही रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कोई उस तरह का, या तो कोई पागल ही, या तो वो बुजुर्ग रहा हो, सामने वाला पागल ही रहा हो। हाँ, तो इस तरह घटना नहीं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि आज समाज में इस तरीके के लोग हो सकते हैं। आपकी सरकार कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम मेंटेन है, उसके बाद भी घटनाएं, एक बिहार में भी आपने देखा होगा, दुलार चंद यादव को दिन दिहाड़े मार करके गोली हत्या कर दी जाती है। तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? अब ये तो दूर की घटना है, दूर की घटना, प्रदेश में भी लगातार घटनाएं घट रही हैं। तो क्या मानते हैं, इसको फेलियर मानते हैं या कहीं चूक मानते हैं? नहीं, प्रदेश में जहां भी घटनाएं अगर कहीं घटी भी होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट रूप से उनका निर्देश रहता है, और बोलते भी हैं कि या तो जेल में, या तो जो है या तो गोली खाएं या जेल में रहें। तो वो तो स्पष्ट है। और इससे पहले भी जो सरकार थी तो उससे पहले जो है बहुत घटनाएं होती थी। हो सकता है बहराइच में ही कई ऐसी घटनाएं हुई हों
जिनका जो है हम लोग जानते भी होंगे, संज्ञान भी होगा, आपको भी होगा। जी। कई जगह पर जो है ऐसी घटनाएं हुई थी जिन पर जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जो है उस समय की सरकारों ने कोई कदम भी नहीं उठाया था। जी। हो सकता है ऐसी चूंकि घटनाएं होती रहती है समाज में। अभी ये घटना हाल ही की हम आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको पहले से जानकारी में हो। एक आपके बगल की विधानसभा है बयारपुर में, जहाँ एक शकील नाम का व्यक्ति है, उसने आरोप लगाया है कि उसका घर दो ब्राह्मणों ने जला दिया है। जलाने के बाद जब वो विधायक जी के पास गया न्याय मांगने, तो उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो और मुसलमान हमें वोट नहीं करता, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, विधायक जी के क्षेत्र का मामला है वो, और उसके बारे में ज्यादा जानकारी कोई मुझे है नहीं। लेकिन घर जलाने की बात, और देखिए हम भी गांव में ही रहते हैं और गांव की ही राजनीति करते हैं ज्यादातर। तो यहाँ तो हम देखते हैं कि कैसे किसको फंसाने के लिए क्या लोग करते हैं। अभी कल फोन आया था कि वो कोई हरिजन थे, वो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो कहीं झगड़ा हो गया, उन्होंने हरिजन एक्ट लिखवा दिया उनके ऊपर। मामूली विवाद में हरिजन एक्ट लिखाने के लिए जो है दौड़ने लगे। तो कुछ बनावटी चीजें समाज में अब ज्यादा आ गई है। सच्चाई जो है, सच्चाई से लोग बहुत दूर जा रहे हैं। पहले था कि समाज में बड़े लोग, जो उम्रदराज लोग होते थे, उनको डरते थे, तो उससे बातचीत होती थी, दबाव होता था। अब तो वो सब खत्म हो रहा है ना, सब भाग करके थाने जा रहे हैं। अब थाने और जो है तमाम लोग जो है बिचौलिया होते हैं, आने जाने वाले, समझाने वाले, निपटवाने वाले, तो ये सब लोग गलत अफवाह फैलाते हैं। और विधायक जी तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। आपको क्या लगता है कि जो SC/ST एक्ट बनाया गया है, ये सही है या जात विशेष के लिए है? इस पर क्या विचार है? देखिए, सही तो है, SC एक्ट खराब नहीं कहेंगे। कोई भी धारा या कोई भी कानून बना है वो खराब नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा भी। भाई बना था तो कोई उपयोग रहा होगा, जरूरत रही होगी तभी तो बना था। तो इसलिए उसका दुष्प्रयोग ना किया जाए। इसे हमसे ही झगड़ा हो गया, मान लीजिए आपसे झगड़ा हो गया, अब कोई हरिजन मिला, हम जो है 2-4 हजार 5,000 रुपया दिए, हमने कहा कि लिखवा दो भाई, मुलायम जी के ऊपर लिखवाओ मुकदमा। तो इस तरीके भी होता है समाज। आप अभी सत्ता में हैं, तो इससे बचने के लिए या सच्चाई को उजागर करने के लिए आप कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो भविष्य में इस तरह की दोबारा घटनाएं ना हो? देखिए, हम लोग तो गांव के हैं और गांव में सबको जागरूक भी करते हैं और लोगों के यहाँ जाते भी हैं, समझाते हैं। अगर कहीं झगड़ा हो जाता है, चाहे हरिजन का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे यादव का हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, तो हम लोग घर जाते हैं और समझाते हैं, पंचायत करते हैं। ज्यादातर निपटवाने घर ही प्रयास करते हैं, थाने वाले बहुत कम मामला जाता है मेरे यहाँ। मेरे संज्ञान में, जो मेरे परिवार के संज्ञान में आता है, वो थाने नहीं जाने देते हैं, गांव पर ही निपटवा देते हैं। आपने मुस्लिम शब्द का उल्लेख किया, तो विधायक जी ने जो कहा कि आप मुसलमान हो, मुसलमान हमें वोट नहीं देता है, इसलिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्या उन्होंने जो कहा सही है या उन्होंने जो कहा वो गलत है? देखिए, क्या वो सरकार की मंशा के विपरीत है या सरकार की मंशा के पक्ष में हो? नहीं, देखिए, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के हम लोग चलते हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भी है हमारे भारतीय जनता पार्टी में, और उसके जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और पूरा संगठन बना हुआ है। मुस्लिम लोग भी वोट करते हैं, कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं सवाल। नहीं, लेकिन जो है जैसे जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, राष्ट्रवाद से जो प्रेरित है, वो साथ में रहते हैं, चाहे जिस तरह। अभी हमने एक इंटरव्यू किया था, भाजपा आप ही पार्टी के नेता हैं कुलदीप यादव का, तो उन्होंने बताया कि समाजवादी का विकास होटल पर होटल, रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। अब ये जानते हैं कि जनता के बीच में वो लोग हैं नहीं, जनता के बीच में नहीं है, बस इतनी ही जानकारी है कि अब गांव में उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। क्योंकि जो एक दौर था मुलायम सिंह जी का, वो दौर दूसरा था। उस समय लोग मुलायम सिंह जी को मानते थे, और अब जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका अस्तित्व कुछ है नहीं समाज में, क्योंकि उनकी कथनी करनी बड़ा अंतर है। और जो 14 से 17 वाली जो सरकार थी, उसको लोग भुला नहीं पा रहे हैं। उस समय हमारे यहाँ बहुत से कांड हुए थे, जैसे कि कांड का जैसे दशहरा हो गया था। दशहरा तो आप जानते हैं,
अब ज्यादा अपने दर्शकों को आप बताएं जरा। जैसे ज्यादा जानकारी है नहीं, जी लेकिन ततेहरा में मूर्ति पूजा के दिन जी कुछ घटना हुई थी। जी यहाँ जो है यहाँ भी एक घटना हो गई थी, क्या नाम है, मदन कोठी के पास। जी तो ऐसी तमाम घटनाएं हुई, उस वजह से जो है अब हम तो चीनी मिल से ही किसानों के संबंध में नहीं बताते हैं। जी जैसे वो एक दौर था कि चीनी मिल से जो है लोग पर्चियां जा करके हाथ में ऐसे निकाल लाते थे, वहां जाकर के बैठते थे और निकाल लाते थे। जी और ट्रालियां जो है किसानों की जाती थी, खड़ी रह जाती थी, आप भी जानते थे। जी कैसे कि तमाम आपके क्षेत्र के भी नेता जो है पाले चीनी मिल में जी उनकी ट्रालियां आगे से जाकर के तौल जाती थी। जी वो दौर खत्म हो गया, वो सब किसानों को भी याद है। जी। तो इसलिए कोई जनता के बीच कोई उनका अस्तित्व रह नहीं गया। आपने नेताजी मुलायम सिंह जी का जिक्र किया, आपने कहा कि वो दौर खत्म हो गया। हाँ। नेताजी अपने जीवन काल में मात्र लोकसभा की 35 सीट ला पाए, जबकि अखिलेश यादव 37 सीटें ला करके दिखाया है। देखिए कुछ समीकरण भी होता है, तो कहीं ना कहीं आप समीकरण में चूक किए हाँ, हैं। कहीं कुछ हुआ होगा, समीकरण का एक भी खेल हो सकता है। और अचानक जो से है- इतनी सीटें बढ़ करके आना। और जनता के को बलगला करके, जी। जैसे मैं यहाँ के गांव का प्रधान रहता था जी पिछले एक वर्ष से नहीं, जी तो जनता में हमारी कोई मतलब खराब स्थिति नहीं है। जी हम बहुत लोग हमको बहुत मानते हैं, हम भी गरीब जनता हमको भी मानती है। जी लेकिन जनता को भड़काने वाले कुछ दलाल टाइप के लोग जी अंदर पहुंचे और उनको भड़काया कि अब इनको वोट मत देना, इनका लखनऊ में घर है, इनका वहां दिल्ली में घर हो गया, इनके पास ये गाड़ी आ गई, इनके पास वो आ गया। तो गरीब जनता जो है भटक जाती है अपने रास्ते से। जी तो वो भटकाव हुआ है केवल, जी। और वो भटकाव फिर वापस हो जाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी की जो सीटें बढ़ी वो एक तरीके से आप भटकाव मान रहे हैं। हाँ भटकाव, मतलब एक तरीके से जनता को भड़का करके वोट ले लिया हाँ। उन्होंने। वो तो कहते हैं कि हम 2027 में सरकार बनाएंगे इसी जनता के भरोसे। देखिए कहने तो हम भी कहते हैं कि हम बन जाएंगे कुछ, जी। कहने किसी को तो रोका नहीं जा सकता है, जी तो वो सक्षम है। जी और कहना भी चाहिए, काहे से बड़ी पार्टी है, जी। बड़ी पार्टी है जिनको देश की तीसरी पार्टी बनने जा रही है, बता रहे हैं बात। देखिए उस तरीके तो वहां जो है लालू प्रसाद जी के लड़के भी कह रहे हैं कि देश की तीसरी पार्टी। तो हर प्रदेश में तो इस तरीके तो हर प्रदेश में सबकी अपनी अलग अलग प्रादेशिक पार्टियां हैं। जी तो सबका अपना दावा रहता है कि हम भी जो है देश में राज करेंगे, देश में पहुंचेंगे। तो ये सब इनकी मिथ्या बातें हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, आपने लालू जी का जिक्र किया तो मैं उस घटना को पुनः दोहराना चाहता हूं कि जो अनंत सिंह ने किया, क्या वो सही था? क्या वो लोकतंत्र के खिलाफ था, या जो किया उन्होंने वो सही था? देखिए उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। जी अनंत सिंह के बारे में कोई जानकारी है नहीं। नहीं, ये जो अभी इस समय वर्तमान की घटना जो सोशल मीडिया पे चल रही है। कुछ नहीं, ज्यादा जानकारी है नहीं उससे। जी, आपकी सरकार सत्ता में आने से पहले जो बोली थी कि हाँ। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? कैसे उस दोगुनी? दिशा में किसान सरकार ने बहुत कार्य किया। जी सरकार जो है, सरकार की योजनाएं अनगिनत योजनाएं हैं किसानों के लिए। सबसे ज्यादा योजना किसानों के लिए ही है। जी पीएम किसान सम्मान निधि उसने दिया। जी फिर दूसरी योजना जो है हर घर में उसने जो है किसानों के घर में स्वच्छ पानी की योजना उन्होंने की। जी खैर अभी जमीन पे नहीं पहुंची है वो योजना, लेकिन हर पुरवा में जो है उसकी पाइपलाइन पड़ ही गई है। जी सिंचाई मुफ्त, बोरिंग, हर खेत में बोरिंग। जी और हम तो तमाम योजनाएं नोट करके रखे थे जी। कि आपको बता देंगे इसमें। आपने योजना का नाम लिया। हाँ हाँ एक बीच में मैं टोकना चाहता हूँ, फिर आप बताना। हाँ आपके जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी थे, हाँ तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम 2024 तक हर गांव में हाँ। शुद्ध पेयजल पहुंचा देंगे। लेकिन आज तो 27 चल रहा है, अभी गांव तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है। देखिए कोई भी योजना बनती है जी तो उसमें देर सवेर तो हो जाता है। जी मुझे लगता है कि ज्यादातर जो है कोई फैक्ट्री ही बनने लगे तो उसका जो है निर्धारित समय जब नींव पड़ती है उसके जो निर्धारित समय होता है कि हम एक साल बाद जो है 25-26 में चला देंगे, उससे थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। जी। तो वो तो हो जाएगा जब पाइपलाइन हर पुरवा तक पहुंच। मेरे गांव तक पाइपलाइन है, जी घर तक है। चालू है? नहीं चालू तो नहीं है अभी, जी। लेकिन पुरवा तक आ गई है। हर ट्यूबवेल भी लग गए हैं, टंकी भी बन गई है। और जब ये सब हो गया है तो धीरे धीरे मूर्त रूप जमीनी स्तर तक पहुंचाने में, टोटी तक पानी आने में तो देर लगेगी, थोड़ा समय लगेगा। विपक्ष का आरोप यह है कि ये जो पाइपलाइन बिछाई गई, एक बार पाइपलाइन बिछाएंगे, अगली बार वोट मांगेंगे कि इस बार टंकी चालू करा देंगे। देखिए विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है। जी
विपक्ष है, विपक्ष कुछ भी कहते नहीं तो आप भी कभी विपक्ष में थे, इसलिए मैंने सवाल किया। नहीं, तो हम लोग विपक्ष में थे तो ऐसे निराधार बात थोड़ा करते थे। हम लोग जो है जो सही होता था वही कहते थे। जी योजनाओं को जमीन पर लाने में समय लगेगा, जी और ये सरकार जो है प्रतिबद्ध है, चाहे पानी की योजना हो, बिजली बताइए, जी 24 घंटे बिजली रहती है। जी। उस दिन आंधी आई थी, आपके यहाँ 24 घंटा बिजली रहती हाँ है? नहीं, गांव में 24 घंटा बिजली? 24 घंटे, अरे घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो कहीं ना कहीं फाल्ट होता है, तमाम फाल्ट होता है। हमारे यहाँ ही अभी फ्यूज उड़ गया तो आधा घंटा जो है जी। लाइन रोक करके हम लोग फ्यूज उड़वाए। तो इस तरीके से तो भाई जब लंबी लाइनें हैं तो थोड़ा समय तो नहीं, अगर कहीं खराबी हो जाती है तो उसको दुरुस्त करने में जो समय लगता है उसकी अलग बात है। हाँ। लेकिन क्या गांव में 24 घंटा बिजली दे पा रहे हैं? देखिए, खराब होने के अलावा मुझे लगता है कि लाइट रहती ही है। जी। लाइट व्यवस्था पहले से बहुत, आपने बिजली का जिक्र किया, 3 रुपया प्रति यूनिट था, आज 7 रुपया पर 8 रुपया प्रति यूनिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार वसूल रही है। इस पर क्या कहना है? देखिए, जब कोई चीज आपूर्ति ज्यादा होगी, खपत भी ज्यादा होगी, जी तो उसको उसका उत्पादन करने में भी जो लागत भी ज्यादा लगेगी ना। जी और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई तो भाई सब लोग मानते हैं कि महंगाई, जब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा जी तो पैसा जैसे आएगा उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। जी। तो आवश्यकताएं बढ़ने पर हर चीज की लागत बढ़ती है, तो ऐसे बिजली बढ़ती है। आपने बिजली लागत की बात करी, पूरे जनपद में एक प्लांट बताइए, विद्युत पावर प्लांट, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया हो। देखिए, जनपद में, मंडल में, पूरे मंडल में बताया जो विद्युत प्लांट जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगवाया। देखिए सारी चीनी मिलें, मैं विद्युत पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, चीनी मिल के नहीं, विद्युत पावर प्लांट का नाम बताइए देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया हो, कि सरकार में बना नहीं, हो। विद्युत पावर प्लांट जो है वो जहां उसका रॉ मटेरियल मिलेगा जी वहीं तो जी। लगेगी। पावर प्लांट मतलब उत्पादन जी। जहां होता है। जी हम समझ रहे हैं। तो यहाँ तो उत्पादन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो तो है नहीं, चीनी मिलों के पास ही है। जी तो हर चीनी मिल में जो है, जी। आपकी पाले चीनी मिल उत्पादन करती है, जी। आपकी चिलवरिया करती है, जी। बलरामपुर की करीब 2 या 3 चीनी मिलें हैं, 4 जी। वो उत्पादन करती है। गोंडा की सारी चीनी मिलें ये तो फैक्ट्रियां जो विद्युत उत्पाद करती हैं तो वो अपने लिए करती नहीं, अपने लिए नहीं करती हैं। उनका जो है ये मेरे घर के सामने से खंभा गया है, हैं। जी ये सीधे जो है बहराइच सप्लाई है। ये सर। हाँ, ये हिमरिया में जो पावर वो लगा है, जी तो क्या कहते हैं उसको, जी हिमरिया में जो, पावर प्लांट लगा। हाँ पावर बिजली विद्युत केंद्र बहुत बड़ा बना हुआ है, वहां सप्लाई है पाले। वो किस सरकार की देन है? देखिए, हर सरकार कोई ना कोई कार्य तो करती है। लेकिन आपकी सरकार ने कहीं पावर प्लांट बनाया नहीं है पूरे मंडल में। बने होंगे। अब उस विषय में ज्यादा हमने देखा नहीं, हम तो बच रहे हैं आप। नहीं, ये देखते हैं कि जो है बिजली व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है। जब पावर प्लांट अगर उनकी सरकार में बने थे तो विद्युत व्यवस्था कहाँ इतनी मजबूत थी? वो तो सरकार की ही देन है। ये कहना आपका उचित है कि उस समय कम घंटे बिजली मिलती थी, इस समय तो बिजली ज्यादा कहीं ना कहीं तो लेकिन- सरकार की विफलता थी वो ना। लेकिन आपने जो विद्युत बिल बढ़ा दिया, ये गलत है। देखिए, पहले हमारे घर में जी क्या, ज्यादातर गांव में जी पंखे से काम चलता था। जी लेकिन अब गांव में भी आप देखेंगे कि एसी हर घर में लगी हुई है, जी हर घर में फ्रिज है, हर घर में मोटर चल रहा है, और हर खेत में पानी के लिए जी एक फेज का मोटर भी रखा हुआ है, जी और खेत में ही ट्रांसफार्मर भी रखा। आप अभी इधर से जाइएगा तो उधर खेत में एक ट्रांसफार्मर बिल्कुल खेत में रखा है, गन्ना के खेत में, वहां से सब लोग कटिया लगा करके। क्या स्कीम थी आप जो बता रहे थे अभी? देखिए, किसानों की योजनाएं बहुत सी हैं सरकार ने की है, जैसे पीएम सम्मान निधि है ही है, जी किसान मानधन योजना है, जिसमें किसानों के खाते से वहां 1 रुपया कटता है, 12 रुपया या 36 रुपया महीना। तो वो पेंशन की योजना है किसानों की, बहुत बड़ी योजना है। फसल बीमा योजना, जी जिसमें फसल का अगर नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई भी होती है। नहीं, आपने फसल बीमा योजना का जिक्र किया। जी। जब कोई पराली जलाता है तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब साहब मौके पर जाकर पकड़ लेते हैं। लेकिन जब किसी के खेत की फसल नष्ट होती है तो महीनों हफ्तों लग जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, पराली जलाना एक निश्चित समय अवधि का है, और पराली तो कतई जलाना ही नहीं चाहिए। सरकार ने जो है कृषि यंत्रों पे 80%, 40% से लेकर के 80% तक छूट रखी है। जी अगर आप फार्म मशीनरी बैंक लेते हैं जी तो 80% छूट है। अगर आप एफपीओ बना लेते हैं, कृषक समूह बना लेते हैं, तो भी 80% छूट है, और 10 लाख रुपया उस
समूह को भी मिलता है, अगर समूह आप कायदे से चलाने लगे। तो जो है पराली तो जलाना ही नहीं चाहिए, उसको खेत में ही मिला करके उसकी खाद बनानी चाहिए। आप इधर पश्चिमी जिलों में जितने भी चले जाइए, मैं कल देख रहा था आलू की खेती जहां जहां होती है शाहजहांपुर में, वहां जो है पराली को उसी खेत में मिला करके फिर जो है आलू की बुआई करते हैं। तो पराली जलाने तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और किसानों को भी ध्यान देना चाहिए और जाना भी चाहिए अधिकारियों को। महंगाई का आपने नाम लिया, आपकी सरकार कहती है कि हमने जीएसटी कम करके महंगाई कम कर दी है, एक नारा भी दिया घटी जीएसटी मिला उपहार धन्यवाद मोदी सरकार। तो ये आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि ये जीएसटी को किसने बढ़ाया था, तो इस सरकार ने घटा करके जो है धन्यवाद कर रहे हैं। देखिए सरकार की योजनाएं बहुत सी होती हैं और उसको मूर्त रूप देने के लिए, जमीनी स्तर पर लाने के लिए धन की जरूरत भी होती है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर था, तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होती है। गाय से खाद्यान्न भी बांटना है लोगों के बीच में, कृषि से संबंधित योजनाएं भी पहुंचानी है। 80% जो है कृषि यंत्रों पे छूट है, तो ये भी देना है ना किसानों को। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं से धन की आवश्यकता होगी, तो उसको पूरा करने के लिए, और जैसे वो पूरा हो गया तो जीएसटी भी हटा दी गई, कम कर दी गई। तो यानी इसी सरकार ने बढ़ाया तो इसी सरकार ने घटा दिया। देखिए हाँ, जीएसटी तो इसी सरकार ने बढ़ाया था, लेकिन आर्थिक रूप से जब सरकारें कमजोर होती हैं तो आने वाली सरकार, जैसे आप घर का मालिक कोई जब मुखिया बनेगा तो जो पिछली कमियां होंगी उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत करने के लिए जो है आर्थिक रोजगार तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इकट्ठा करने पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि जब कांग्रेस जीएसटी लगाना चाहती थी तब भाजपा उसका विरोध करती थी, लेकिन भाजपा सत्ता में आई तो उसने जीएसटी लागू कर दिया। देखिए कांग्रेस तो देश को लूटने का काम किया, पता नहीं कितने लोग उनकी सरकार में घपला किए, चाहे मंत्री रहे हो चाहे प्रधानमंत्री रहे हो। प्रधानमंत्री तो खैर नहीं आरोप लगा, लेकिन उनके मंत्रियों पे, सारे मंत्रियों पर आरोप लगा और उनकी तो मिथ्या बातें रही हैं। चाहे उन्होंने 60 साल सरकार रखी प्रदेश में, जो देश में सरकार रही उनकी, लेकिन गरीबों और किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो केसीसी योजना है, ये भाजपा सरकार में ही, शायद मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की ही देन है कि किसानों को जो है अपनी खितौनी बैंक ले जा दे दे और वहां से कृषि ऋण उस खितौनी पर मिल जाता है, जो बहुत कम उस पे ब्याज पर होता है। अगर 3 लाख तक है आप तो 3% 2% पड़ता है, उसमें 4% सरकार देती है, और जब आप 7 लाख तक जाते हैं तब 5 से 7% पड़ता है, और अगर आप साल भर पर रिन्यूअल भी कराते रहते हैं तो उसका भी 3% पड़ता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की ही देन है। लेकिन जो बैंक गांव में बने ये कांग्रेस की देन है। देखिए सरकारें तो सबकी आती है और योजनाएं भी लेके आती हैं, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर तो भारतीय जनता पार्टी की लेके आई। गांव गांव पुरवा जो है पहुंच करके सरकार ने ही जो है उसको पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी। सुनने में और खबर में भी प्रकाशित हुआ था कि सरकार ने कॉपी किताब पर जीएसटी लागू करके उसकी जो है लागत मूल्य बढ़ा दी है। ये कैसे कैसे कॉपी किताब पर तो कोई जीएसटी है? जीएसटी है नहीं, कॉपी किताब पे जीएसटी नहीं, आप देखिएगा। और ये जो प्राइवेट सेक्टरों में जो है, प्राइवेट स्कूलों में अंधाधुंध जो वसूली की जाती है फीस के नाम पर, इसको कैसे आप प्रतिबंध लगाएंगे? 10 साल तो होने को है लगभग आपकी सरकार को, 17 से 27 पहुंच चुके हैं। ये कैसे रोकथाम करेंगे कि ये जो लगातार प्राइवेट सेक्टरों में और प्राइवेट स्कूलों में जो वसूली हो रही है? देखिए सरकार ने तो हर गांव में प्राइमरी स्कूल और उसकी व्यवस्था देखिए, कितनी बढ़िया कुर्सियां और टाइल्स सब जगह, और पंखे भी, लाइट व्यवस्था भी है। कहीं कहीं तो सर जो प्राइवेट स्कूल हैं कोई उनसे भी अच्छी व्यवस्था है। मेरे यहाँ यही इधर शरद पारा पड़ता है, शरद पारा में जूनियर हाई स्कूल है, तो गौड़ साहब मेरे यहाँ प्राइमरी में थे, वो वहाँ प्रिंसिपल हो गए, और वो इतनी बढ़िया व्यवस्था देते हैं पढ़ाई की भैया कि प्राइवेट स्कूल उसके आगे फेल हैं। बड़े बड़े लोग वहाँ पढ़ाते हैं और हर चीज, उनके यहाँ का बच्चा अभी कोई प्रदेश में भी गया था
तो प्राइमरी स्कूल में और इसमें जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, लोगों को वही पढ़ाना चाहिए। और अब मानसिकता बन गई है कि प्राइवेट में पढ़ाया जाए, गांव के लोग भी महंगे स्कूल की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, कम फीस जहां होती है वहां बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो ये भी मानसिकता लोगों की। जी, अब हम अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।